हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपैरेटिव लर्निंग पर। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने अपने हेड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। और हेड रिटन नोट्स बहुत ही मेहनत से और अच्छे कंटेंट ढूंढकर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश की है। और मैंने जो अपना अपना लक्ष्य रखा है ना इन एग्ज़ाम के लिए, वो 15 वीडियो बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर आप इन 15 वीडियो को मेरे एग्ज़ाम में देख कर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाली मेरी 15 की 15 वीडियो को आप अच्छे से देख कर और याद कर कर जाइएगा, तो आपको बहुत एग्ज़ाम में सब हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं उसमें सबसे पहले भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भाग 3 के अंदर जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 के कै में अनुच्छेद 51 के कै में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जो रूस के संविधान से हमारे भारत के संविधान में ली गई हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्यों का उल्लेख किया गया है। और भाग 7 इसे समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को अब समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 पंचायत से संबंधित है। और भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का ए तक निर्वाचन यानी इलेक्शन का से संबंधित है। भाग 15। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल इमरजेंसी से संबंधित है। भाग 18। और भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब यही आप इतने ही भाग पढ़ लीजिए, इतने ही एग्जाम में के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भाग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, और जो संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी। तो पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते रखे गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन व बंटवारा। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से। और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्रों का शासन व प्रबंधन। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वैसे ही 8वीं अनुसूची में राजभाषा से संबंधित है। पहले जब संविधान बना था तो तब इसमें 14 भाषाएं रखी गई थी, और जो अब फिलहाल में 22 भाषाएं इसमें 8वीं अनुसूची में हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल निषेध 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। तो ये 11 की 11 अनुसूची आपने पढ़ी। एक अनुसूची और बची है जो 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है। जो 11वीं अनुसूची थी जो ग्राम पंचायत से संबंधित है उसमें 29 विषय शामिल है, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें कुल 18 विषय शामिल हैं जो नगर पंचायत से संबंधित है। तो ये हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ आपने अच्छे तरीके से याद कर ली होंगी और अच्छे तरीके से देख ली होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं।
बेरुवारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो एक बेरुवारी केस था, उसमें जो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाई गई। अब जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में दी गई है, और उसी प्रकार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। जो महान्यायवादी हैं हमारे, अनुच्छेद 76 से संबंधित है। भारत में संघीय व्यवस्था एवं जीएसटी का प्रावधान कनाडा के देश से लिया गया है। जो भारत में संघीय व्यवस्था और जीएसटी ली गई है वो कनाडा के देश से ली गई है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे थे केसी नियोगी। अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट संशोधन, जो अभी हाल फिलहाल में हमारे संशोधन हुए हैं रिसेंटली में, तो जो वो उनका बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो एग्ज़ाम में आए, तो इसलिए हम उनको लेटेस्ट संशोधन को ज़रूर देख लेते हैं एक बार। तो जो 102वां संविधान संशोधन था जो 2018 में हुआ था, उसका लक्ष्य था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, उसमें 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 का किलो 6 और अनुच्छेद 16 का किलो 6 जोड़ा गया। उसी प्रकार 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जो वह एससी और एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और लोकसभा से एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त किया गया। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 में दो बातें रखी गई। एससी और एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और लोकसभा से एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 105वां संविधान संशोधन 2021 हुआ। 106वां संविधान संशोधन 2023 महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण जो दिया गया था वो 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो अनुच्छेद 246 के क्लोज ए में दी गई है। यह समवर्ती सूची का विषय है जो जीएसटी है, और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो असम था, और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। 12वीं अनुसूची आपने पढ़ी थी, जो नगर निकाय से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। अब पढ़ते हैं हम राजभाषा। जो राजभाषा भाग 17 से संबंधित है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में संबंधित है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक और अनुसूची 8 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए आयोग का गठन, और अनुच्छेद 350 के क्लोज ए में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। अनुच्छेद 350 के क्लोज ए में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। अनुच्छेद 351 में हिंदी का विकास से संबंधित है। तो ये हमारी 4 अनुच्छेद जो राजभाषा से संबंधित है, हमने इनको पढ़ा और अच्छे से याद किया। अब हम पढ़ते हैं मूल संविधान में अनुच्छेद 8 में, अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी। सॉरी, गलती हो गई है, अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची है, इसे काट के कर लीजिए सही। तो जो मूल संविधान में अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी, जो अब बढ़कर 22 हो चुकी हैं। अब वो 22 कैसे कैसे हुई हैं, वो संविधान संशोधन हुए हैं कुछ, उनके चलते हुए वो 22 भाषाएं हुई हैं। तो सबसे पहले जो 21वां संविधान संशोधन 1967 था, उसमें एक भाषा को जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अब जो 71वें संविधान संशोधन 1992 का हुआ था, उसमें 3 प्रकार की भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरीके से इसे एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे नमक, तो नमक न से नेपाली और मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, तो नमक से भी याद कर सकते हैं।
तो टोटल 4 भाषाएं हुई और 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो टोटल हमारी पहले 14 भाषाएं थी, अब हमारी इन संविधान संशोधन होने के बाद में हमारी टोटल 22 भाषाएं अनुसूची 8 में हो चुकी हैं। तो तीनों की तीनों संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और इनसे कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं वो आप भी अच्छे से याद कर लीजिए। अब पढ़ते हैं हम जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन। यह संस्करण 15वां संस्करण था, जो जब जनगणना 2011 हुई थी तो हमारी आज़ादी से लेकर अब तक ये 15वां संस्करण था। आज़ादी के बाद 7वें क्रम की जनगणना है। जनगणना जो 2011 की थी उस संस्करण तो 15वां था, पर आज़ादी के बाद 7वें क्रम की जनगणना है। जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे उस टाइम पर, और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, यह आदर्श वाक्य था। सबसे अधिक साक्षरता जो है हमारे देश के अंदर वो केरल राज्य की है, और न्यूनतम साक्षरता जो है वो बिहार राज्य की है। पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। पूरे भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार का है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो अपने यूपी की है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। पूरे भारत का लिंगानुपात 943, यानी 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल का, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला श्रावस्ती, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भदोही है, और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जनसंख्या पूछे इलाहाबाद की, सबसे कम पूछे भदोही की। सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का है, और सबसे कम हापुड़ का है। बिहार का सबसे साक्षर जिला, बिहार हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो एग्जाम में कभी कभी बिहार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास, और बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया। 2011 में ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य नागालैंड। जो 2011 में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी उसका एकमात्र राज्य कौन सा था, नागालैंड। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 10 के आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, जो 10 साल के बाद में होती रही है। 1881 से लेकर 1891 में हुई है। फिर इस तरीके से जो 10 के आधार पर जनगणना हुई है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है, तो जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय है, और जनगणना है संघ सूची का विषय। जनसंख्या का महान विभाजन काल 1911 से लेकर 1921 तक, इस दौरान भारत की जनगणना ऋणात्मक रही। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम एक्ट दिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने मिलती हैं, तो उनके सन आप जरूर याद कर लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से 2013, और नरेगा अधिनियम 2005, मनरेगा अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये एग्जाम में अभी हाल ही फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ट्राई एक्ट 1997 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में।
तो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में लागू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया। SC और ST जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में लागू किया। ये कुछ अधिनियम थे जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो इस सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी 1973 में, और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005। ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये एक्ट बहुत ज़रूरी है एग्जाम से रिलेटेड। तो इन एक्ट को सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश जो 54वां टाइगर रिजर्व है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश यह 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो अभी लेटेस्ट हैं, 53वां और 54वां। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में 53वां, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 54वां। टोटल भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, और हुलास सहारनपुर में स्थित है, और सोनौली बागपत में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 31। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। मिर्जा गालिब की जन्मस्थली कहाँ है? यह आगरा में स्थित है। जोश मलिहाबादी की जन्मस्थली लखनऊ मलिहाबाद में स्थित है। बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च यह सरदना मेरठ में स्थित है। यहाँ पर एक मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खेल यूनिवर्सिटी बन रही है सरदना में ही। तो बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च सरदना मेरठ में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? सांबर झील जो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी लेगुन झील उड़ीसा जो चिल्का झील है उड़ीसा में, वो भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है। कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? एंथेरेसाइट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में स्थित है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फुरसतगंज अमेठी। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय फुरसतगंज अमेठी। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। IT सिटी लखनऊ में। प्लास्टिक सिटी कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ में। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है भारत के अंदर बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। झारखंड का झरिया कोयले की प्रसिद्ध खान है। कालीनगर कहाँ पर स्थित है? भदोही में। तो कालीनगर किसको कहते हैं? भदोही। गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र से संबंधित है। गुड़ी पड़वा त्यौहार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो आपने ये अच्छे से क्वेश्चन देख लिए होंगे, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको जितने भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है सब आपको इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं, और आने वाली सभी वीडियो में यूपी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम कुछ पढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहला दिवस है विश्व हिंदी दिवस, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ये याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है पेपर में, आप छोटी छोटी गलती कर जाते हैं। तो जल्दीबाजी में कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। जो राष्ट्रीय महिला दिवस आए तो 13 फरवरी टच करना है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आए तो 8 मार्च को टच करना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल।
विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व योग दिवस 21 जून और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, पहला पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को मनाया गया। पहला पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस पड़ा था 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व दुग्ध दिवस 26 नवंबर, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, पहला बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। राष्ट्रीय पुस्तक दिवस 6 सितंबर को मनाया गया। ये यूपी पुलिस 2024 के एक शिफ्ट में देखने को मिला था क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस, तो ये 6 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। ये आपको कुछ दिवस मैंने लिखकर हैंड रिटन नोट्स जो बनाए थे, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिवस लिखे हुए हैं। इन दिवस को ही आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन दिवस से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे दिवस होते हैं वो तो सभी के याद होते हैं, पर इसमें मैंने कुछ अलग दिवस लिखे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दिवस आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उद्योग के बारे में। तो जो मेरठ है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, और मुरादाबाद पीतल उद्योग, तो पीतल नगरी में मुरादाबाद को कहते हैं, जहाँ पर पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं, कन्नौज में इत्र बनाया जाता है, रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री, जहाँ पे रेलवे के डिब्बे बनते हैं उसमें रायबरेली में बनते हैं। बरेली में माचिस उद्योग होता है। चाकू रामपुर में चाकू, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, कन्नौज में बीड़ी उत्पादन होता है, उद्योग है बीड़ी का उद्योग। और प्रतापगढ़ में आंवला, अमरोहा में ढोलक, कानपुर में चमड़ा और खुर्जा में चीनी मिट्टी बर्तन। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ पर यूपी से रिलेटेड उद्योग हैं, जहाँ पर जो उद्योग जिस शहर से संबंधित है उसको मैंने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। विटामिन के नाम देख लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरोडोक्सिन कहते हैं, और विटामिन B7 बायोटीन से संबंधित है। बायोटीन इसका नाम है विटामिन B7 का। विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन K को नेफ्थाक्विनोन भी कहते हैं, विटामिन E को टैकोफेरल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये विटामिन के नाम हैं। जो विटामिन होते हैं उनको कौन सा नाम दिया गया है, तो विटामिन ए को रेटिनोल नाम दिया गया है। इस तरीके से ये हमारे कुछ विटामिन के नाम हुए। इधर हमने उद्योग पढ़े हैं, इधर हमने दिवस पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने कंप्लीट एक सभी सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश की है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए बहुत हेल्प साबित होंगे, ठीक है। तो आने वाली
जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ऐसी मेरी हेड रिटर्न नोट्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।